राघव मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था। वह काफी समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। राघव पढ़ा लिखा और एक समझदार लड़का था। यार, कब मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी? मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई और एक मैं हूँ जो अच्छी नौकरी की तलाश में ही लगा हुआ हूँ। अब एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं भी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लूंगा। कुछ देर बाद एक सेक्रेटरी उसे बुलाने आती है। राघव मिश्रा? जी हाँ, मैं हूँ। जी, आपको अंदर बुलाया है। राघव बहुत ही समझदार था। उसने आसानी से इंटरव्यू पास कर दिया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर राघव, हमें तुम्हारे ही जैसे लोगों की ज़रूरत थी अपनी कंपनी के लिए। आप कल से ही हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। राघव बड़ी ही खुशी से अपने घर चले जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ और बहन को आवाज देता है। माँ, पूजा, जल्दी आओ, आज बहुत खुशी का दिन है। अरे जल्दी आओ ना। जब भी वहां सुमित्रा देवी और उसकी बहन पूजा पहुंचते हैं। क्या हुआ भैया, आज बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है? अरे माँ, पूजा, मेरी जॉब लग गई है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में। अरे वाह भैया, कांग्रेचुलेशन। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज तो हम खाने में पूरी पकवान बनाएंगे। सच, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने लंबे समय से मैं इस नौकरी की तलाश में था। फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। इस इंतजार में मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई और बस मैं ही रह गया। अच्छा, तो ये बात है भैया। माँ, भैया को नौकरी की खुशी कम और शादी की खुशी ज्यादा है। अब आप जल्दी से एक अच्छी लड़की देखकर भैया की शादी करवा दो। अरे हाँ, मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर एक अच्छी लड़की की बात करती हूँ। अगले दिन पंडित जी घर आते हैं। देखिए पंडित जी, लड़की संस्कारी होनी चाहिए। हमारे घर में भगवान की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस लड़की अच्छी हो और घर को जोड़ कर रखे। हमें दान दहेज से कोई मतलब नहीं है। अरे सुमित्रा जी, आप फिक्र मत करिए। राघव बेटा के लिए मैं एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आऊंगा। वही पास के गांव में सुहाना नाम की लड़की रहती थी, जिसका रंग बहुत ही काला था, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसकी माँ कलावती उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे ना जाने ये कौन सी घड़ी में पैदा हो गई, कोई इतना काला कैसे हो सकता है। जितने लड़के वाले आते हैं इसके रंग को देखकर मना कर देते हैं। अरे हमारे तो कर्म ही फूट गए, जो ऐसी लड़की मैंने पैदा कर दी। सुहाना को अपने रंग को लेकर हमेशा ही ताना सुनना पड़ता था। जब भी गेट खटखटाने की आवाज आती है। अरे भाई, कोई है? अरे हाँ पंडित जी, आइए, अंदर आइए। कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? अरे कलावती बहन जी, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का बहुत ही अच्छे घर का है, अच्छी नौकरी है और कोई ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। लड़के पैसे वाले भी हैं और उन्हें दान दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या? अरे हमारे तो भाग्य ही खुल गए। पंडित जी, अब बात आगे बढ़वाइए। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही है। आप तो बस जल्दी जल्दी लड़के वालों से बात करके रिश्ता आगे बढ़ाइए। पंडित जी राघव के घर आकर सुहाना के बारे में बताते हैं। सुमित्रा के घर वाले कुछ दिन बाद ही सुहाना को देखने जाते हैं। हैरी, सुन ले तू कान खोल कर, ये रिश्ता हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। अपने आप पर थोड़ा लीपापोती कर ले ताकि तेरा ये काला रंग थोड़ा छुप जाए। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सुहाना अपनी माँ के कहने पर अपने चेहरे और बॉडी पर फाउंडेशन लगा लेती है, जिसके बाद उसका रंग थोड़ा सांवला दिखने लग गया। राघव अपने परिवार के साथ सुहाना के घर पहुंचता है। सुहाना ने अपने ऊपर मेकअप कर लिया था, जिस वजह से उसका रंग थोड़ा साफ दिखने लगा। यूं कह ले कि ना वे अब ज्यादा काली लग रही थी और ना ही ज्यादा गोरी। पहली नजर में ही राघव को सुहाना पसंद आ जाती है। भाई, मुझे तो लड़की पसंद है और वैसे भी मुझे सांवला रंग बहुत पसंद है। सुहाना का रंग तो सांवला नहीं
बल्कि काला था। सुहाना राघव को बताने ही जाती है कि जब तक उसकी माँ कलावती ने बीच में ही बोल दिया, जी हाँ, हमें तो रिश्ता पसंद है, आप तो बस शादी की तैयारी करिए। जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी करके सुहाना अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के अगले दिन सुबह जब सुहाना नहाकर बाहर आती है तो उसका सारा मेकअप उतर चुका होता है। वे जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो उसकी सास उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। जब भी वहां राघव भी आ जाता है। अरे तुम कौन हो भाई, और मेरी माँ ऐसे नीचे क्यों पड़ी है? जी मैं सुहाना। क्या सुहाना, और इतनी काली? इतना बोलते ही राघव भी बेहोश हो जाता है। तभी वहां पूजा आ जाती है। अरे भाभी, ये भाई और मम्मी नीचे ऐसे जमीन पे क्यों पड़े हैं? क्या हुआ इन्हें? और आप ये सुबह सुबह चारकोल लगाकर क्यों बैठी हो? पूजा ने अपनी माँ और भाई को उठाया। हे भगवान, ये सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये सुहाना है या कोई काली माता जो हमारे घर में आ गई है? अरे हाँ माँ, सुहाना नहीं लगती है, मुझे तो लगता है काली माता ही आ गई है। जय हो काली माता। हाँ बेटा, सही बोल रहा है तू, जय हो काली माता। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? भाभी ने चारकोल लगा रखा है। अरे पूजा, अगर ये कोई फेस पैक होता तो वो बस चेहरे पे लगता ना, उसके हाथों पर भी तो ध्यान दो। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। भाभी, क्या सच में तुम इतनी काली हो? हाँ, मैं सच में इतनी काली हूँ। सुमित्रा और राघव वहां से चले जाते हैं। भाभी, अगर आपका रंग इतना ही काला था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही वाली थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताने से पहले ही रोक दिया। जिसके बाद पूजा भी उसे वहां छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद सुहाना अपनी पहली रसोई की रीत को पूरी करती है। अरे वाह मेरी काली बहू, वैसे तुमने पूरियाँ बहुत अच्छी बनाई है, मैंने ऐसी पूरी आज तक नहीं खाई। हाँ माँ, भाभी का रंग कैसा भी हो, लेकिन खाना इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है। चलो, कोई तो अच्छा ही है ही भाभी में। इतने में राघव का फोन आ जाता है। हाँ राहुल, बोल। अरे राघव भाई, कल मेरी एनिवर्सरी है, बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई। हाँ थैंक्स भाई, मैं ये कह रहा था कि मैंने घर पे एक पार्टी रख रखी है, तो अपनी वाइफ को लेकर जरूर आइयो कल। अरे वो नहीं आ सकती, वो अपने मायके गई हुई है, मैं आता हूँ ना। सुहाना वहीं पास में ही बैठी थी। वह समझ जाती है कि आखिर राघव क्यों मना कर रहा है। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सीधा क्यों नहीं बोल देते कि मेरी पत्नी काली है, जिस वजह से मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं आ सकता। अगली सुबह राघव से मिलने उसके कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। देखो सुहाना, मैं जब तक ना बोलूं इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। मेरे कुछ दोस्त आए हैं, मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें देखे। उन्हें पता चला तुम मेरी बीवी हो तो वह मुझे बहुत चिढ़ाएंगे, मुझे बार बार काली बीवी का पति बोलकर बुलाएंगे। जिसके बाद राघव शाम तक अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहता है। उधर सुहाना को उसने कमरे में अकेले बंद कर दिया था। सुहाना बेचारी अपनी किस्मत पर रोती है। हे भगवान, आपने मुझे कैसा रंग दिया कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। मैं क्या करूं? मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती, माँ भी मुझे पसंद नहीं करती। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। सुहाना अपना कुछ सामान लेकर खिड़की से भाग जाती है। काफी दूर चलते चलते रात हो जाती है और वह एक घने जंगल में पहुंच जाती है। ये तो बहुत घना जंगल लगता है। एक काम करती हूँ, यही सो जाती हूँ, कोई जानवर आएगा और मुझे खा लेगा, कम से कम मुझे इस जीवन से मुक्ति तो मिल जाएगी। इतना कहकर सुहाना वहीं सो जाती है कि कुछ रात बीतते ही उसे एक आवाज आती है। बेटी बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? सुहाना कुछ दूरी जाकर देखती है तो उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ती है। क्या हुआ अम्मा? बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दे, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। सुहाना अम्मा को पानी देती है। पानी पीकर अम्मा सुहाना से बोलती है, बेटी तुम यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? अम्मा,
यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ अकेले इस घने जंगल में क्या कर रही हो? बेटी, मैं तो यहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे तुम कुछ परेशान दिख रही हो। मुझे बताओ क्या बात है? सुहाना अम्मा को पूरी बात बताती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। अम्मा मन में ही कोई मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद एक अचानक से चमत्कार हो जाता है। सुहाना का रंग काले से गोरा हो जाता है। अरे, मैं इतनी गोरी कैसे हो गई? तुमने ही तो बताया था बेटी कि तुम पूरियाँ बहुत अच्छी बनाती हो, बस उसी का ही कमाल है। आज पूरियाँ अपना बहुत कमाल दिखाएंगी बेटी। अब तुम अपने ससुराल जाओ। सुहाना अपने ससुराल आ जाती है तो उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सुहाना अपने परिवार को पूरी बात बताती है। अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। बहू, अब इसी बात पे जा अपने हाथों से गरम गरम हमें पूरियाँ खिला दे। सुहाना फिर से पूरियाँ बनाती है और सबको परोसती है, लेकिन ये क्या था, सबके पूरी खाते ही उनका रंग काला हो जाता है। सुहाना ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जभी उसे अम्मा नजर आ जाती हैं, जो उसे जंगल में मिली थी। क्यों बेटी, मैंने बोला था ना कि आज ये पूरियाँ कमाल करेंगी। इतना बोलकर अम्मा वहां से गायब हो जाती हैं और अब घर में सबसे गोरी सुहाना थी, जिस वजह से अब घर में उसका ही राज था और सभी उसी की बात सुनते हैं। आज तो मैं अच्छे से तैयार होंगी। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, जब से मेरा सारा टाइम घर के काम काज में ही और रोटी पानी बनाने में ही लगे रहता है, लेकिन आज तो रोटी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो मैं भर भर के मेकअप करूँगी और सारा टाइम खुद को दूंगी। दरअसल आज सुमन के देवर के लिए लड़की देखने जाना था, इसलिए सुमन सजने संवरने में लगी थी। सुमन बड़ी ही खुशी से मेकअप करती है और एक बड़ी सी स्माइल लेकर बाहर जाती है, जहां उसका पूरा जॉइंट परिवार उसका इंतजार कर रहा था। उसकी सास, ससुर, एक ननद, पति, देवर और साथ ही साथ चाचा और चाची। अरे, ये ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? कहीं रोटी ना मांग ले। अरे, क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? चलना नहीं है क्या? जब सुमन के ससुर पेट सहलाते हुए बोलते हैं, अरे हाँ बहू, लेकिन पहले पेट पूजा तो करवा दो, हमारे लिए रोटी बना दो। अरे हाँ बहू, और नहीं तो क्या, अब भूखे पेट थोड़ी जाएंगे। जा, सबके लिए रोटी बना दे। सुमन गुस्से से लाल हो जाती है, पर बेचारी करती भी क्या। पैर झटकाते हुए रसोई की तरफ जाती है। रसोई में बस आटे ही आटे रखे हुए थे। गुस्से में सुमन रोटी बनाती है और बोलती है, पता नहीं मेरे घर वालों ने इस पेटू खानदान में कहाँ करवा दी। हर टाइम बहू रोटी बना दो, बहू रोटी बना दो, बस इतना ही बोलते रहते हैं। मेरी तो जिंदगी रसोई में ही निकल जाएगी। अरे बहू, मेरे लिए 2 रोटी बनाइयो। और मेरे लिए 4 रोटी। और मेरे लिए 3 रोटी भाभी। हाँ भाई हाँ, ला रही हूँ, 2 मिनट सब्र रखो। बेचारी सुमन इस गर्मी में रोटी बनाती रहती है और हर 2 मिनट में टेबल पर रोटी लेकर जाती रहती है। अरे आंखें लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। काजल रील ही बना रही होती है कि वहाँ उसकी माँ आ जाती है। तुम आजकल की लड़कियों को हर समय रील बनाने में ही मन लगे रहता है, कुछ काम धंधा का तो नाम ही नहीं लेती हैं। मॉम, दिस इज अ फैशन। अपनी माँ के आगे ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़, और ये जो बंदरियों की तरह मेकअप किया है इसे जल्दी से साफ कर, बाहर लड़के वाले आ गए हैं। पहली ही नज़र में कुणाल के परिवार वालों को काजल पसंद आ जाती है। कामिनी जी, अब तो चट मंगनी और पट बिहार करवा दो। जी हाँ बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। मेरी बेटी ऐसे भरे बुरे परिवार में जा रही है। जब दादी जी सख्ती से सवाल जवाब करने लगती हैं। अरे काजल बेटी,
रोटी पानी बनाने आता है कि नहीं? जी दादी जी। फिर तो ठीक है भाई। कुछ ही दिन में दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। बहू, जाओ अपनी देवरानी का स्वागत करो। जी दादी जी। घर की बड़ी बहू सुमन काजल का घर प्रवेश करती है। इधर कुणाल से अब रहा नहीं जा रहा था। अरे भाभी, जल्दी जल्दी पूजा करो और मुझे और काजल को जल्दी से कमरे में धक्का मार दो। इधर कुणाल सपने देख ही रहा था कि इतने में दादी जी बोलती हैं, भाई, मेरा तो शादी ब्याह के खाने से पेट नहीं भरता। मैं तो जब तक घर की रोटी ना खा लूं, भाई मेरा तो पेट ही नहीं भरता। लेकिन दादी जी, अभी तो काफी रात हो गई है और गर्मी भी बहुत है। अरे सुमन बहू, तू चिंता क्यों करती है? अब तो तेरी देवरानी भी आ गई है। हाँ दीदी, आप मुझे बता दो रसोई कहाँ है, मैं रोटी बना देती हूँ। सुमन काजल को किचन में लेकर आती है। किचन में रखे आटे को देखकर काजल बोलती है, अरे दीदी, इतना सारा आटा, वो किस लिए? हाँ काजल, वो घर में सब रोटी ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए घर में ज़्यादा आटा रहता है। अच्छा काजल, तुम रोटियां बना लो, जब तक मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। सुमन वहाँ से चली जाती है और अब बेचारी काजल लहंगे में ही रोटी बनाने लगती है। फिर सबको टेबल तक रोटी ले जाकर देती रहती है। इन सब कामों में काफ़ी देर रात हो जाती है। जब काजल कमरे में आती है तो कुणाल सो चुका होता है। अरे ये तो सो गए, कोई बात नहीं, मैं भी सो जाती हूँ, वैसे भी कल मेरी पहली रसोई है। कपड़े चेंज करके काजल भी सो जाती है। सुबह के 5 बजे काजल के ससुराल वाले उठ जाते हैं और दादी जी काजल का दरवाजा पीटने लगती हैं। अरे बहुरिया, अभी तक उठी नहीं क्या? 5 बज गए। अरे इतनी सुबह सुबह ये दादी जी क्यों उठा रही हैं? हाँ दादी जी, बस उठ गई हूँ, नहा कर आती हूँ। नहाकर नई बहू बाहर आती है और देखती है कि पूरा परिवार खाली थाली लेकर टेबल पर बैठा होता है। बहू, तू आ गई? ये बता कि तू पहली रसोई में क्या बनाएगी? मम्मी जी, मैं ये सोच रही हूँ कि मटर पनीर की सब्जी, छोले, रायता और पुलाव बना लेती हूँ। लेकिन हमें तो रोटी खानी है। फिर से रोटी? हाँ बहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें रोटी ऐड कर ले तो और अच्छा रहेगा। क्या है कि हम लोगों का चावल से पेट नहीं भरता, भाई हमें तो गरम गरम रोटी मिल जाए तो वही बहुत है। जी ठीक है मम्मी जी। काजल किचन में जाती है और आटा गूंदने लगती है। शादी जून जुलाई की गर्मी में हुई थी तो गर्मी से काजल का बुरा हाल था। अरे इतनी गर्मी हो रही है, इतना बड़ा घर है, लेकिन किचन में एक एडजस्ट फैन भी नहीं लगवा रखा इन लोगों ने। अरे बहू, थोड़ा जल्दी कर, जल्दी जल्दी रोटी लेकर आ, सब भूख से परेशान हो रहे हैं। जी मम्मी जी, बस लेकर आई। रोटी लेकर काजल टेबल पर आती है। अरे बहुरिया, पहले मुझे 2 रोटी दे दे। और मुझे 1 रोटी भाभी। रोटी खत्म हो गई है, मैं भी बना कर लाती हूँ। मैं तो इस गर्मी में पसीने से ही नहा चुकी हूँ, मुझे नहाने की ज़रूरत ही क्या है, अब रोज रोटी बनाते टाइम ही नहा लिया करूँगी। ऐसे ही समय निकलता रहता है। बेचारी दिन रात काजल रोटी ही बनाती रहती है। और एक दिन दोपहर के समय काजल एसी के नीचे आराम से हवा खा रही होती है, जब भी वहाँ उसकी ननद जाती है। छोटी भाभी, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, तो आप रोटी बना दो। गुस्से से पैर झटकाते हुए काजल डाइनिंग टेबल पर जाती है और बोलती है, मम्मी जी, मुझसे नहीं बनेगी रोटी, इतनी गर्मी हो रही है। कि जभी दादी जी आंखें दिखाते हुए बोलती हैं, देखो तो कल की आई छोरी कितनी जुबान चला रही है। हम अपने टाइम में 50-50 लोगों का खाना बनाया करते थे। काजल की तकलीफ कोई नहीं समझ रहा था। गुस्से में काजल वहां से रसोई की तरफ जाती है और गुस्से में खाना बनाने लगती है। ऐसी जॉइंट फैमिली में शादी करके मैं तो फंस ही गई। कौन ऐसा करता होगा अपनी बहू के साथ? इतनी गर्मी में मुझसे रोटी बनवा रहे हैं, वो भी इतनी सारी। काजल रो रो कर रोटी बनाने लगती है और उसे गर्मियों से दाने निकलने लगते हैं। देखते ही देखते अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं कि जभी सुमन वहां आ जाती है। अरे देवरानी जी,
क्या हुआ आपको? फिर वहां पर उसका पूरा परिवार आ जाता है। अरे क्या हुआ काजल को? ये झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करिए मम्मी जी। तीनों टाइम इस गर्मी में रोटी बनाना कितना मुश्किल होता है, ये हमसे पूछिए। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? हाँ, फिलहाल के लिए तो ठीक है। इन्हें गर्मियों से घमौरी निकल आई है। इन्हें हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी जगहों पे रखना। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है जिससे इन्हें जल्दी आराम हो जाएगा। काजल की ये हालत देख के सबको उस पे बहुत तरस आता है और सबको अकल आ जाती है। जिसके बाद घर के सभी औरतें मिलजुल कर खाना बनाया करती थी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।